चलिए आज समय में बहुत पीछे चलते हैं और दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता की कहानी को समझते हैं। ये वो शहर हैं जो हजारों साल पहले कहीं गुम हो गए थे। तो शुरुआत इसी हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। भला कोई सोच सकता है कि एक मामूली रेलवे लाइन का काम एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता का दरवाजा खोल सकता है? ये कहानी है एक ऐसी ही जबरदस्त खोज की। पता है, इसकी खोज की कहानी भी ना बड़ी मजेदार है। करीब 150 साल पहले जब इंजीनियर रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें कुछ पुराने खंडहर मिले। उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने जब खुदाई शुरू की तब जाकर इन खंडहरों की असली अहमियत सामने आई और एक पूरी सभ्यता का राज खुल गया। तो ठीक है, अब जरा इस पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। ये सब शुरू हुआ एक बड़े ही अजीब इत्तेफाक से। रेलवे इंजीनियरों को बेहतरीन क्वालिटी की पकी हुई ईंटें मिली, तो बस उन्होंने हजारों की तादाद में वो ईंटें उखाड़ी और अपनी रेलवे लाइन में लगा दी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में एक प्राचीन शहर की दीवारों को ही तोड़ रहे थे। और देखिए, ये कोई मामूली शहर नहीं थे। इनका निर्माण आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ था। मतलब ये उस समय के सबसे विकसित शहरों में से थे जो आज से सदियों पहले फल फूल रहे थे। तो खोज की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पुरातत्वविदों को इन खंडरों में आखिर मिला क्या। ये सिर्फ टूटी-फूटी इमारतें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी शहरी योजना का सबूत था जो आज भी हैरान कर देती है। इन शहरों की बनावट देखिए, कितनी कमाल की थी। इन्हें अक्सर 2 हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा था पश्चिमी, जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। इसे नगर दुर्ग कहा गया। शायद यहाँ शासक वर्ग रहता होगा या कोई खास इमारतें रही होंगी। और दूसरा हिस्सा जो पूर्वी था, वो बड़ा था और निचले इलाके में था। इसे निचला नगर कहते थे, जहां आमतौर पर लोग रहते थे। ये बंटवारा ही एक बहुत ही व्यवस्थित समाज की तरफ इशारा करता है। और इनकी इंजीनियरिंग वो तो बस कमाल ही थी। ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकाई गई थीं और उन्हें एक दूसरे से फंसाकर, मतलब इंटरलॉकिंग पैटर्न में इस तरह जोड़ा गया था कि हजारों साल गुजरने के बाद भी ये दीवारें आज तक मजबूती से खड़ी हैं। ये उस जमाने की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। शहर की प्लानिंग तो देखिए, सड़कें एकदम सीधी लाइन में एक दूसरे को काटती थीं, एक ग्रिड की तरह। और हर सड़क के किनारे ढकी हुई नालियां थीं जिनमें पानी की निकासी के लिए हल्का सा ढलान भी रखा गया था। ये तो बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की प्लानिंग जैसा लगता है ना? इन शहरों में पानी का मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया था। एक तरफ ये नालियां और दूसरी तरफ जगह जगह कुएं। मतलब पानी और साफ सफाई की एक पूरी सोची समझी व्यवस्था थी। तो ये तो हुई शहर की प्लानिंग की बात। अब जरा देखते हैं कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी आखिर थी कैसी। ये जो तस्वीर है, ये है मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ, यानी महान स्नानागार। ये एक बहुत ही प्रभावशाली बनावट है जो शायद किसी खास मौके पर धार्मिक स्नान या अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होती होगी। इसे बनाने की तकनीक तो आज के इंजीनियरों को भी चौंका देती है। देखिए, इसे ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और पानी का रिसाव रोकने के लिए इस पर प्राकृतिक तारकोल की एक वाटरप्रूफ परत भी चढ़ाई गई थी। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां थीं और चारों तरफ कमरे भी बने थे। वाकई उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है ये। चलिए, अब एक आम हड़प्पाई घर के अंदर झांकते हैं। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। बीच में एक खुला आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। हर घर में नहाने के लिए एक अलग जगह भी होती थी और कुछ बड़े घरों में तो पानी के लिए अपने खुद के कुएं भी थे। अब जरा उन लोगों पर फोकस करते हैं जो इन शहरों में रहते थे, मतलब शासक, लेखक और वो हुनरमंद कारीगर जिनकी बनाई चीजें आज भी हमें हैरान करती हैं। तो कौन थे ये लोग? देखिए, सबूत बताते हैं कि एक पूरा व्यवस्थित समाज था। एक शासक वर्ग था जो शहरों की प्लानिंग करता था और दूर दूर से सामान मंगवाता था। लिखने पढ़ने वाले लोग थे जो मोहरों पर लिखते थे। और फिर थे कुशल कारीगर, मर्द और औरतें दोनों, जो अपने घरों या वर्कशॉप में हर तरह की खूबसूरत चीजें बनाते थे। जरा इस मूर्ति को देखिए। इस पर जो बारीक नक्काशी है, जो कढ़ाई वाले कपड़े दिखाए गए हैं, ये सब बताता है कि उस समय के कारीगर कितने माहिर थे। और शायद समाज में कोई शासक या कोई खास वर्ग जरूर रहा होगा।
सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, वो लोग गहने बनाने में भी उस्ताद थे। कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों को बड़ी ही सावधानी से काटकर, तराशकर और चमकाकर ये खूबसूरत मनके बनाए जाते थे। और ये कितना प्यारा है। मिट्टी से बने ये खिलौने, जैसे कि छोटी छोटी गाड़ियां और जानवर, ये हमें उस जमाने के बच्चों की दुनिया की एक छोटी सी प्यारी सी झलक देते हैं। ये साधारण से दिखने वाले पत्थर के बाट असल में बहुत काम के हैं। इन्हें चर्ट नाम के खास पत्थर से बनाया गया था और ये एक तय वजन प्रणाली का सबूत है। मतलब उस समय एक संगठित और नियमों पर चलने वाली अर्थव्यवस्था थी। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये शहर अकेले नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े व्यापार नेटवर्क का हिस्सा थे। अच्छा, अपनी चीजें बनाने के लिए हड़प्पा के लोगों को कच्चे माल की जरूरत तो पड़ती होगी। अब ये कच्चा माल होता क्या है? सीधी सी बात है, वो चीजें जो या तो कुदरती तौर पर मिलती हैं, जैसे धातु या लकड़ी, या फिर जिन्हें किसान उगाते हैं, जैसे कपास। तो सवाल ये है कि ये सब आता कहाँ से था? देखिए, तांबा आता था आज के राजस्थान और ओमान से, टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से, सोना आता था कर्नाटक से, और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान जैसी जगहों से आते थे। मतलब इनका व्यापार नेटवर्क बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। और अब बात करते हैं सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य की। हड़प्पा के लोगों की अपनी एक लिखावट थी जो हमें ऐसी मुहरों पर मिलती है, लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। ये एक सवाल पीछे छोड़ जाता है। सोचिए, अगर कभी हम इसे पढ़ पाएं तो ये दीवारें, ये मुहरें हमें अपनी क्या क्या कहानियां सुनाएंगी।